हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर और द्विघातीय समीकरण। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 में सबसे पहले दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल पढ़ेंगे, यानी उन दो सम्मिश्र संख्याओं को हम किस प्रकार से गुणा कर सकते हैं जो हमें दे रखी हो। तो बिल्कुल इजी आज का जो है लेक्चर रहने वाला है, बस आप थोड़ा सा ध्यान लगा के देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम Z1 से प्रदर्शित कर रहे हैं और देखिए उसको हमने क्या माना है, जो स्लाइड के अंदर हमने लिया वही मान लेते हैं, a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी। और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमने Z2 C प्लस आयोटा डी जो है माना है। अब हमें इन दोनों का आपस में गुणन कराना है, यानी इनको गुणा करना है स्टूडेंट। तो चलिए कराते हैं। Z1 गुना Z2, तो a प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई C प्लस आयोटा डी। अब आगे सोल्व कीजिए, a को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए C प्लस आयोटा डी और आयोटा b जो है इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट। तो जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया AC और ये हो गया आयोटा AD और ये हो गया आयोटा BC। देखिए आयोटा और आयोटा का मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया आयोटा स्क्वायर और ये हो गया BD। देखिए स्टूडेंट, चूंकि आयोटा इजिकल्स टू कितना होता है अंडर माइनस 1, यानी आयोटा का जो मान होता है वो अंडर माइनस 1 होता है। तो इसका वर्क करेंगे तो देखिए यानी आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा -1। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो यहां -1 पुट कर दीजिए। AC प्लस आयोटा AD प्लस आयोटा BC माइनस BD। यहां तक आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल अगर है तो आप वार्तालाप कर सकते हैं। देखिए आगे, तो ये आपके पास बन गया Z1 मल्टीप्लाई Z2। देखिए जिस भाग में आयोटा नहीं है उसको हम कैसा बोलेंगे, वास्तविक भाग बोलेंगे, और जिसके साथ आयोटा है उसको काल्पनिक भाग। तो जिनके साथ आयोटा नहीं है उनको एक तरफ जमा के लिखिए, AC माइनस BD। इन दोनों को देखिए आयोटा कॉमन ले लीजिए, AD प्लस BC। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। तो हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो थे उनको मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट में हमें क्या प्राप्त हुआ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी प्राप्त हुआ जिसका ये वाला जो भाग है ये जो है ये रियल पार्ट है, यानी वास्तविक भाग है। रियल पार्ट किसका है, Z1 मल्टीप्लाई Z2 का ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है जिसको शॉर्ट में I MZ लिख देता हूं, इसका Z1 Z2 का। यानी ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 मल्टीप्लाई Z2 उसका ये काल्पनिक भाग है और ये वास्तविक भाग है। लेकिन रिजल्ट में हमें प्राप्त क्या हुआ, एक सम्मिश्र संख्या ही प्राप्त हुआ। बिल्कुल, तो दो सम्मिश्र संख्याओं के गुणनफल से हमेशा हमें रिजल्ट कैसा प्राप्त होगा, सम्मिश्र संख्या ही प्राप्त होगा। बिल्कुल स्टूडेंट ये है। देखिए आगे चलते हैं, यहां पे भी हमने एक एग्जांपल लिया है उसको सोल्व कर लेते हैं। बिल्कुल चलिए, 3 प्लस आयोटा 5
इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस आयोटा 6 से। चलिए तो करते हैं। पहले 3 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 प्लस आयोटा 6 वाले से, और फिर आयोटा 5 को हम लोग जो है 2 प्लस आयोटा 6 वाले इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट। तो देखिए ये आपका हो गया 6, ये हो गया आयोटा 18, और ये हो गया आयोटा 10, और इसको आगे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आयोटा स्क्वायर 30। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, कितना? -1। तो 6 प्लस इन दोनों को ऐड किया तो आयोटा 18 और 10 28, और ये आपके पास -30 हो गया। देखिए स्टूडेंट ये आपका बन जाएगा माइनस का 24 प्लस आयोटा 28। यह आपकी फाइनल आंसर बनेगी। और जो हमें प्राप्त हुआ है आंसर में वो भी एक क्या है? सम्मिश्र संख्या ही है। कैसा नंबर है? सम्मिश्र संख्या, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर ही हमें प्राप्त हुआ इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो बड़े इजीली हम लोग सोल्व कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं इसकी जो है नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है उनका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट हमें जो प्रॉपर्टीज हैं इनका अध्ययन करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज और गुणन संक्रिया में। कौन सी संक्रिया में? गुणन संक्रिया में। इससे पहले हमने योग और व्यकलन में, योग और व्यकलन संक्रिया में सम्मिश्र संख्याओं की प्रॉपर्टी का अध्ययन कर लिया है। देखिए पहला है संवर्क नियम। तो इसका अध्ययन तो अभी अभी हम कर चुके ही हैं। ये जो अभी हमने किया, जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जो है, पहला लिख देता हूं मैं, वर्क नियम। फर्स्ट, यदि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, माना एक कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास Z1 वह दूसरा Z2 है, और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, देखिए तो हमें जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो सम्मिश्र संख्या ही प्राप्त होगा। ऐसा तो अभी हमने अभी तो बनाया है। ठीक है, यानी इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने पर जो परिणाम है वो क्या प्राप्त होगा? सम्मिश्र संख्या ही प्राप्त होगा। बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। नेक्स्ट जो है वह क्रम विनिमय नियम। तो इस पे चर्चा कर लेते हैं। सेकंड, क्रम विनिमय नियम। मान लेता हूं मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है Z1 इजिकल्स टू 2 प्लस आयोटा 3, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 मेरे पास जो है वह 3 प्लस आयोटा 2 है। अब मैं देखता हूं कि क्या ये गुणन के अंदर क्रम विनिमय नियम की पालन जो है करती है या नहीं करती। तो मैं सबसे पहले ज्ञात कर रहा हूं Z1 मल्टीप्लाई Z2, तो 2 प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा 2 मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को पहले पूरा जो ब्रैकेट है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर आयोटा 3 को
3 प्लस आयोटा 2 इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए यहां पे 6 आयोटा 4 और ये आयोटा 9 और ये हो गया आयोटा स्क्वायर 6। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू स्टूडेंट जो है वो होगा -1। कितना होगा स्टूडेंट? -1 होगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो यहां लिखते Z1 मल्टीप्लाई Z2 बराबर 6 आयोटा 4 आयोटा 9, ये हो जाएगा आयोटा 13। आयोटा स्क्वायर वैल्यू -1 और ये 6। ठीक है, ये और ये कट जाएगा तो ये हो गया आयोटा 13। अब हम लोग जो है निकालते हैं Z1 मल्टीप्लाई Z2 मल्टीप्लाई Z1 निकाल लेते हैं। Z2 मल्टीप्लाई Z1 अब हम ज्ञात करते हैं, यानी इनका क्रम चेंज करके फिर गुना करते हैं। तो देखिए 3 प्लस आयोटा 2, ये Z2 का वैल्यू है, ये Z1 का 2 प्लस आयोटा 3। Z2 और Z1 का वैल्यू पुट कर दिए और मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए 3 को जो है पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस आयोटा 3, फिर आयोटा 2 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 6 प्लस आयोटा 9। यहां पे कर देते हैं आयोटा 4, फिर आगे देखिए आयोटा स्क्वायर 6। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इनको देखिए, ये हो गया आयोटा 13। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये -6 हो गया। ये और ये कैंसिल आउट हो गया तो देखिए आयोटा 3। ठीक है, Z2 प्लस Z1 क्लियर? यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है आप मल्टीप्लाई चाहे से कैसे भी कीजिए, Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई कीजिए या Z2 को Z1 से, रिजल्ट्स क्या आने? सेम आने। इसलिए जो है Z1 मल्टीप्लाई Z2 इज इक्वल्स टू Z2 मल्टीप्लाई Z1, अर्थात क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। ये कौन से नियम का पालन करते हैं? गुणन संक्रिया के अंदर संपिश्र संख्याएं जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। क्लियर हो जाना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपका जो है गुणन संक्रिया में क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगी, बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट वन, साहचर्य नियम के बारे में देखते हैं। तो गुणन संक्रिया के अंतर्गत कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो साहचर्य के नियम का भी पालन करती हैं। किसके नियम का? साहचर्य के नियम का भी पालन करती है। इसके बारे में भी हम लोग जो है चर्चा कर लेते हैं। चलिए, बिल्कुल। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पे हम लोग जो है हमने 3 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, Z2 और Z3 जो है वो लिए। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा कि वास्तव में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। माना Z1 बराबर A प्लस आयोटा B, Z2 बराबर C प्लस आयोटा D और Z3 बराबर E प्लस आयोटा F। यहां तक मैंने 3 कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिए। अब जो है हमें प्रूव करना है, उसकी साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। Z1, Z2
फिर मल्टीप्लाई में Z3। देखिए पहले हम Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगी उसको Z3 से। तो चलिए Z1 मल्टीप्लाई Z2 बराबर A प्लस आयोटा B मल्टीप्लाई C प्लस आयोटा D। तो A को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें आयोटा D से, आयोटा B से मल्टीप्लाई करते हैं कंप्लीट ब्रैकेट को C प्लस आयोटा D। तो देखिए स्टूडेंट ये आपका बन जाएगा AC प्लस आयोटा AD प्लस आयोटा आयोटा BC। AC आयोटा AD आयोटा BC आयोटा स्क्वायर BD, आयोटा स्क्वायर BD। देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। फाइनली आपको पता है अब तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है, इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ रहा है, आयोटा कॉमन ले लिया तो ये बन गया आपका AD प्लस BC, AD प्लस BC। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 तो BD हो जाएगा। ये यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फाइनली आप ये बोल सकते हैं कि सर Z1 मल्टीप्लाई Z2 जो है हमारा AC माइनस BD बन रहा है। और यहां पे प्लस आयोटा AD प्लस BC बन रहा है। यहां तक क्लियर होना चाहिए। देन आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? Z3 से। तो जो आपकी रिजल्ट आई उसको देखिए, यहां लिख रहे हैं Z1 Z2 मल्टीप्लाई Z3। ये कैसा रिजल्ट है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, लिख लीजिए नीचे AC माइनस BD प्लस आयोटा AD प्लस BC। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो देन देखिए Z3 इसका वैल्यू E प्लस आयोटा F, E प्लस आयोटा F लिख लेते हैं यहां पे, E प्लस आयोटा F। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे पहले। तो AC माइनस BD इसको मल्टीप्लाई किए E से, ठीक है। फिर AC माइनस BD इसको मल्टीप्लाई करेंगे I से, तो आयोटा आयोटा F AC माइनस BD। पहले इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको इससे। देन देखिए इस वाले पोर्शन को यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, आयोटा वाले को आयोटा AD प्लस BC इसको E से कर दिया। फिर इस पोर्शन को जो है यहां से, तो आयोटा को आयोटा से गुना किया तो आप बोलेंगे सर आयोटा स्क्वायर। हम इसकी बजाय अगर हम नंबर्स में जो है एग्जांपल लेते तो ज्यादा इजी हो जाता है, ये थोड़ा लेंदी हो गया, बाकी हार्ड कुछ नहीं है। आयोटा को आयोटा से गुना किया, आयोटा स्क्वायर, तो F मल्टीप्लाई AD प्लस BC। फिर से चेक कर लेते हैं, इस पूरे पोर्शन को हम लोगों ने इसको E से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई कर दिया आयोटा F से, ठीक है। फिर आयोटा AD प्लस BC वाले को हमने इससे E से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ये जो पोर्शन है इसको आयोटा 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 स्क्वायर,
इसको यहां मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, हम लोग पहले इसको सोल्व आउट कर रहे हैं, इस वाले पोर्शन को। तो ये हो गया ए सी ई माइनस बी डी ई, इतना हो गया। आयटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? आप कहेंगे सर -1। मैं अब इस पोर्शन को सोल्व कर रहा हूं, तो -1 होता है, ठीक है। ये -1, तो -1, तो माइनस एफ डी प्लस बी सी। आयटा स्क्वायर का वैल्यू -1। इन दोनों में देखिए आयटा आयटा कॉमन है यहां पे, और यहां पे आयटा कॉमन है, तो आयटा मैंने कॉमन ले लिया। एफ को अंदर गुना किया तो ए सी एफ माइनस बी डी एफ, ए सी एफ माइनस बी डी एफ। आगे देखिए ई से यहां मल्टीप्लाई कीजिए, तो ए डी ई अंदर गुना कीजिए बी सी ई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये फाइनली आपके पास ये जो संख्या बनी वो बन गई ए सी ई माइनस बी डी ई। अंदर इसको भी कर देते हैं, ए डी एफ माइनस बी सी एफ। ये मेरा जो है ये भी मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही बना। कैसा बना? कॉम्प्लेक्स नंबर ही बना। हाँ ये अलग बात है, थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है लंबी खींच गई। ये मेरा कैसा भाग है? ये मेरा काल्पनिक भाग है, और ये कैसा है? वास्तविक भाग है स्टूडेंट। अब इसकी जो है, ये तो हमने इस साइड को सोल्व किया है, कौन सी को? लेफ्ट हैंड साइड को। अब हम राइट हैंड साइड को भी सोल्व करेंगे। किसको सोल्व करेंगे? राइट हैंड साइड को भी सोल्व करेंगे। दोनों इक्वल आने चाहिए। कैसा आना चाहिए स्टूडेंट? इक्वल आना चाहिए। तो बिल्कुल करते हैं राइट हैंड साइड को सोल्व। तो इसकी जो राइट हैंड साइड है स्टूडेंट, उसको भी हम लोग बना लेते हैं बड़े ध्यान के साथ। राइट हैंड साइड, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्रम विनिमय नियम का जैसे पालन कर रही थी, वैसे शास्त्रीय के नियम का गुणन संक्रिया में जो है कॉम्प्लेक्स नंबर पालन करती है या नहीं। प्रूव भी हम कर रहे हैं साथ साथ। Z1 मल्टीप्लाई Z2 Z3। तो पहले हम ये जो वाला पोर्शन है Z1 मल्टीप्लाई Z3, इसको लेके चल रहे हैं। C प्लस आयोटा D, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए E प्लस आयोटा F से। तो C को जो है पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए E प्लस आयोटा F से। आयोटा D को पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए E प्लस आयोटा F से। तो इसको मल्टीप्लाई किए तो ये देखिए CE प्लस आयोटा CF प्लस आयोटा DE प्लस आयोटा स्क्वायर DF। CE आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस DF, इनको साथ साथ लिख दिए। इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लिया, तो CF प्लस DE। ये आपके पास बन के आ गया Z2 मल्टीप्लाई Z3। अब इनको जो बन के आया उसको Z1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां पे Z2 मल्टीप्लाई Z3 है। Z1 A प्लस आयोटा B, इसको इस पूरे से गुना कर दीजिए। CE माइनस DF आयोटा मल्टीप्लाई CF प्लस DE।
पहले आप जो है इस पूरे को जो है ए को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इससे कर दीजिए। चलिए ए को यहां मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ए को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए मल्टीप्लाई सी ई माइनस डी एफ, ठीक है। पहले मैंने ए को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब मैं ए को जो है इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं। आयोटा ए सी एफ प्लस डीई, फिर देखिए आयोटा बी को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सी प्लस माइनस डी एफ, फिर आयोटा बी, तो आयोटा को आयोटा से गुना किए तो आयोटा स्क्वायर बी सी एफ प्लस डी ई। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। ए को पहले इससे मल्टीप्लाई किए हैं, फिर ए को जो है यहां मल्टीप्लाई किया तो आयोटा गुना ए लिखा है, आयोटा बी इससे मल्टीप्लाई करके आयोटा को आयोटा से गुना किया आयोटा स्क्वायर और फिर बी है, ये एज इट इज लिखा ही। नेक्स्ट स्टेप बढ़ा लीजिए आप आगे, तो ये हो गया ए सी ई माइनस ए डी एफ। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए सबको, ठीक है। देखिए यहां से इस स्टेप में से और इस स्टेप में से आप आयोटा कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया ए, फिर ए को अंदर गुना किया तो ए सी एफ, ए को अंदर गुना किया तो ए डी एफ, सॉरी ए डी ई, ए डी, आयोटा का अंदर गुना किया तो ए सी एफ, आयोटा बाहर है तो 1 मिनट, आयोटा को बाहर ले लिया इस स्टेप में से, इस स्टेप में से आयोटा का यहां गुना किया तो ए सी एफ ए डी ई, फिर बी को अंदर गुना किया तो बी सी ई माइनस बी डी एफ। इतना आयोटा वाला क्लियर हो जाना चाहिए। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, ठीक है, क्लियर। ठीक, अब अंदर गुना कीजिए इसको बी को, या ऐसे लिख लीजिए एक बार, या इसको ऐसे ही लिख दिया जमा के सी एफ प्लस डी ई, आयोटा स्क्वायर की -1 लिख दिया, एज इट इज लिख दिया। चलिए अब आगे जमाते हैं। ए सी ई माइनस ए डी एफ, इसको अंदर गुना कीजिए माइनस बी सी एफ माइनस बी सी एफ माइनस बी डी ई, डी ई माइनस बी सी एफ माइनस बी डी ई। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए ये वाला पोर्शन, बिल्कुल। अब आयोटा वाला लिख दीजिए जमा के, प्लस आयोटा वाला पोर्शन जो है वो है ए सी एफ ए डी ई बी सी ई माइनस बी डी एफ। ये वाली भाग आपकी बनी, चेक कीजिए ये मैच कर रही है क्या, ए सी ई बिल्कुल, फिर ये मैच कर गया, ये रहा, फिर देखिए बी डी ई, ये रहा मैच कर रहा है, दोनों माइनस में, माइनस ए डी एफ माइनस ए डी एफ माइनस बी सी एफ माइनस बी सी एफ, ठीक है। आयोटा वाला देखिए, ये रहा आयोटा वाला, ए सी एफ बिल्कुल, फिर माइनस बी डी एफ, ये रहा स्टूडेंट, ए डी ई, ये रहा, बी सी ई, ये रहा, बिल्कुल दोनों पोर्शन बराबर आए, यस। लिखिए चूंकि Z1 मल्टीप्लाई Z2 मल्टीप्लाई Z3 बराबर है
Z1 मल्टीप्लाई Z2 मल्टीप्लाई Z3 के। अतः सम्मिश्र संख्याएं गुणन संक्रिया में, किसमें? गुणन संक्रिया में शास्त्रीय नियम का पालन करती है, का पालन करती है, बिल्कुल। ये हमने एक डेरिवेशन के तौर पे भी जो है प्रूव कर लिया है स्टूडेंट। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि सर डेरिवेशन नहीं कराया, डेरिवेशन भी करा दिया है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसके बारे में चर्चा करते हैं। यह है गुणात्मक तत्समक का। तो चलिए नया स्लाइड लेते हैं और इसको करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गुणात्मक तत्समक। देखिए स्टूडेंट, माना हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, माना हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, और आप लोगों ने पढ़ा भी है तत्समक फलन। इसका क्या प्रॉपर्टी होता है? जो इनपुट दिया जाए वही हमें आउटपुट मिले। लेकिन यहां पे संक्रिया कौन सी है? गुणा संक्रिया है। तो अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो मैं इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे आउटपुट z मिले? आउटपुट क्या मिले? z मिले। तो आप कहेंगे सर 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। किससे मल्टीप्लाई कीजिए? 1 से। तो यहां पे ये जो 1 है वो गुणात्मक तत्समक कहलाता है। क्या कहलाता है? गुणात्मक तत्समक कहलाता है। बिल्कुल। क्लियर हो जाए? यही लिखा है कि हमने इसको एक के द्वारा दर्शाया जाता है। गुणात्मक तत्समक को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? एक के द्वारा दर्शाया जाता है। बिल्कुल, तो लिखा है ना, यही तो गुणात्मक तत्समक है। तो अगर इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में आप लिखना चाहें, सम्मिश्र संख्या गुणात्मक तत्समक को अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखना चाहें तो 1 प्लस आयोटा 0 इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसको जो है एकल सम्मिश्र संख्या भी कहते हैं। दूसरा, ये जो गुणात्मक तत्समक है इसका दूसरा नाम भी है, वो है एकल सम्मिश्र संख्या। एकल सम्मिश्र संख्या। जिसका दूसरा नाम क्या है? एकल सम्मिश्र संख्या। फिर से समझ लीजिए स्टूडेंट, आप इसको गुणात्मक जो तत्समक है इसको आप तत्समक फलन से जोड़ के पढ़िए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा कि भाई हमने जो इनपुट डाला वही हमें तत्समक फलन में आउटपुट मिलता है। लेकिन यहां पे संक्रिया गुणन है, ठीक है? तो z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको किससे गुणा करेंगे आउटपुट z मिले? तो आप कहेंगे सर 1 से। सोल्व आउट। तो जो 1 है यहां वो गुणात्मक तत्समक कहलाता है, जिसको हम एकल सम्मिश्र संख्या भी कहते हैं। अगर इस 1 को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे? 1 प्लस आयोटा 0। बिल्कुल सिंपली ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम। स्टूडेंट, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, ठीक है? उसको हम ऐसा किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जो हमारा रिजल्ट है वो गुणात्मक तत्समक प्राप्त हो? ठीक है स्टूडेंट, फिर से समझिए।
हम जो है गुणात्मक प्रतिलोम पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, इसको हम पढ़ रहे हैं गुणन संक्रिया के अंतर्गत। तो हम जेड को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट जो हमें प्राप्त हो वो गुणात्मक तत्समक, और गुणात्मक तत्समक देखिए कितना होता है 1, कि रिजल्ट 1 आ जाए। तो आप कहेंगे सर सिंपल, बहुत सिंपल है सर ये, तो इसको 1/z से सर मल्टीप्लाई कर दीजिए ना सर। आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? 1/z से। तो ये जो आपका 1/z है, कौन 1/z, इसको गुणात्मक प्रतिलोम बोलेंगे आप, प्रतिलोम बोलते हैं इसको। हम लोग क्या बोलेंगे? गुणात्मक प्रतिलोम बोलेंगे। और एक खास बात आपने पढ़ा है कि आप 1/a को क्या लिख सकते हैं सर? बोला 1 की घात -1, ये घात के रूप में। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि z बराबर z की पावर -1 इज इक्वल टू गुणात्मक तत्समक का मतलब 1। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पे z की पावर -1 यही गुणात्मक प्रतिलोम है, ध्यान रखिएगा। तो आप इसको उस साइड ले जाइए z को, ठीक है। तो यहां से देखिए z की पावर -1 बराबर 1/z, इस प्रकार से भी आप इसको जो है व्यक्त कर सकते हैं स्टूडेंट। यहां तक आपके कोई समस्या नहीं होना चाहिए, यहां तक कोई समस्या आपके नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। बिल्कुल समझ में शायद आपको आ गया होगा। फिर से समझ लीजिए, हम जो संक्रिया पढ़ रहे हैं वो गुणन संक्रिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत उसको पढ़ रहे हैं। तो हमें बोला गया गुणात्मक प्रतिलोम, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने जेड लिया है। रिजल्ट जो हमारा है हमें पता है कि गुणात्मक क्या आना चाहिए, तत्समक आना चाहिए, और गुणात्मक तत्समक कितना होता है? 1 होता है। तो जेड को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें हम कि हमें रिजल्ट कैसा प्राप्त हो? गुणात्मक तत्समक प्राप्त हो। तो आप कहेंगे सर 1/z, इसका मतलब 1/z जो है वो गुणात्मक प्रतिलोम है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? z की पावर -1 भी लिख सकते हैं। तो गुणात्मक प्रतिलोम z की पावर -1 बराबर 1/z। यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए स्टूडेंट। नेक्स्ट, बंटन का नियम 3 कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आपको दे रखा है, तो काफी इजी है, कुछ नहीं, आपके सामने जो प्रॉपर्टीज लिखी है जस्ट वैसे ही मल्टीप्लाई करना है सिंपली। ये सामान्य प्रॉपर्टी है, ये आपको बिल्कुल आ ही जाएगी। चलिए इनको क्लियर कर लेते हैं स्टूडेंट हम लोग। ए दे रखा है बंटन के नियम में, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी ए आपको दे रखी है वो Z1 मल्टीप्लाई Z2 प्लस Z3, Z2 प्लस Z3। तो देखिए कैसे करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो Z1 Z2 प्लस Z1 Z3, इस प्रकार से सोल्व आउट हो जाएगा। सिंपल है ये तो यार, छोटी क्लास जैसा है ना, 6th 7th के अंदर, ठीक है। बस आपको ओपन करनी आनी चाहिए। तो कुछ चीजें तो ऑलरेडी मोस्टली जो है समझ में आई गई होगी कि इस प्रकार सोल्व आउट करना है। फिर दे रखा है आपको जो सेकंड दे रखा है Z1 प्लस Z2 मल्टीप्लाई Z3 दे रखा है। तो ये किस प्रकार सोल्व आउट होगी? Z1 Z3 प्लस Z2 Z3, इस प्रकार सोल्व आउट हो जाएगी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस ओपन करनी आनी चाहिए। ये बंटन का नियम ये होता है बस, कि बंटन के नियम के अंदर 2 आपको ऐड में मिलेगी, 1 मल्टीप्लाई में मिलेगी, ठीक है। बिल्कुल, देखिए नेक्स्ट, भाग वाला 2 समिश्र संख्याओं का भागफल, कि भाई आप 2 समिश्र संख्याओं को आपस में भाग भी दे सकते हैं। अब भाग संक्रिया आ गई, कौन सी संक्रिया आ गई? भागफल, ठीक है। अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 वह दूसरा अगर क्या हो Z2 हो, तो भाग संक्रिया के अंदर हम कैसे लिखेंगे? Z1 बट्टे Z2, इस प्रकार से इसको अभिव्यक्त करेंगे।
लेकिन एक खास बात और लिखिए, जहां वेयर ये आपका Z2 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जीरो नहीं होगा। अब बच्चों पूछो जीरो क्यों नहीं होगा? अगर ये जीरो हुआ तो जीरो का किसी भी संख्या में भाग देंगे तो क्या आएगा? अनंत आएगा, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। सपोज दैट ये जीरो है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, रिजल्ट क्या मिलेगी? अनंत, यानी अपरिभाषित। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। इसलिए आप Z2 जो है उसकी वैल्यू जो है जीरो नहीं ले सकते स्टूडेंट। बिल्कुल ये बात आपको ध्यान रखनी है, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं, इतना ही आपको ध्यान रखिए। अब इसने एक एग्जांपल भी लिया यहाँ पे हमने स्लाइड में, उसको ले लेते हैं। बोलो सर सोल्व आउट कैसे करेंगे? अभी कर देते हैं। Z1 बट्टे Z2। देखिए Z1 आपके पास कितना है? 6 प्लस 3 आयोटा, ओके, 2 माइनस आयोटा, इतना क्लियर है? बिल्कुल। तो देखिए स्टूडेंट, बेसिकली आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनाना है। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो आपको पता है क्या होता है? Z इजिकल्स टू A प्लस आयोटा B, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट होती है, और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है नहीं। तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो हर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, इसको मैं आयोटा 3 लिख रहा हूं। हर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें जो आयोटा वाली संख्या जो है उसके साथ जो साइन है, आयोटा के साथ साइन कैसा है? माइनस। तो उसको बदलिए, उसको आपको क्या करना है? बदलना है, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। यानी आपको 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। बस ये नियम फॉलो करना है। और इसको क्या बोलेंगे? आपने यहां पे आयोटा के साथ वाली संख्या, आयोटा है उसके साथ का जो चिन्ह बदला, इससे ये नंबर बना, इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, इसको बोलेंगे इस नंबर का सहयुग्मी। इस नंबर का ये सहयुग्मी है। क्या है? सहयुग्मी। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि हम जो हर में जो संख्या लिखी है उसमें आयोटा के साथ जो साइन है उसको बदलकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, काफी इजी तरीके से सोल्व आउट हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, ये बन जाएगा। फिर 6 को मैं इस पूरे से पहले मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 प्लस आयोटा से। फिर मैं आयोटा 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 प्लस आयोटा से। a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। यहां तक स्टूडेंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए आप सोल्व आउट कीजिए, इसको इससे गुना किए 12 आयोटा 6 आयोटा 6 आयोटा स्क्वायर 3, इसका 4, इसका कितना? आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये -3 हो गया, तो 12 -3, ये कितना हो गया? आयोटा 6 आयोटा 12 है, और 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, कितना स्टूडेंट्स? -1। क्लियर है? तो देखिए ये बन गया 9, और ये आयोटा 12 है, और नीचे 5। ठीक, इसको मैं सेपरेट करके यहां लिख रहा हूं कि Z1 बट्टे Z2। फाइनली सोल्व आउट होके 5 को मैं सेपरेट कर रहा हूं, 9 बट्टे 5 प्लस आयोटा 12 बट्टे 5।
ये मेरे पास सोल आउट होके स्टूडेंट आया है, जिसमें ये जो भाग है ये वास्तविक भाग है और ये कैसा है, आयोटा के साथ वाला काल्पनिक भाग है। आयोटा के साथ वाला जो भाग है वो काल्पनिक भाग है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से हम लोग इजीली सोल आउट कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो हर में जो नंबर लिखा है उसके सहयुग्मी से ऊपर नीचे गुना करना है। सहयुग्मी कैसे बनेगा, आयोटा के साथ का जो है साइन है उसको बदलकर आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए अंश और हर में, ठीक है, बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट, तो स्टूडेंट इससे नेक्स्ट जो है हम लोग जो आयोटा की घातें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये थी हमारी आज की लेक्चर, आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप वीडियो जो है उसको रिपीट करके देख लीजिए, फिर भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है इन पे पूछ सकते हैं। वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो स्टूडेंट ये जो बेसिक के लेक्चर्स हैं, आपसे यही मेरा हमेशा से कहना है कि बेसिक की जो लेक्चर्स हैं उनको आप आराम से देखिए पूरी, और फिर उनको है ना 1 बाय 1 अपने नोट्स में बनाते जाइए। अगर जितनी भी बेसिक की वीडियोस हैं वो आपने क्लियर कर ली तो देन आपको चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।